नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद जय भारत। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश। ठीक है, गुहिल राजवंश। गुहिल राजवंश है, ये भारत का सबसे प्राचीन राजवंश है और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश माना जाता है। इसने राजस्थान में कहां पर शासन कर किया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान में गुहिल वंश ने मेवाड़ में शासन किया था। ठीक है, उससे पहले हम बात करेंगे कि मेवाड़, थोड़ा सा भौगोलिक दृष्टि से आपको बता देता हूं कि मेवाड़ कहां पर है। नए जो स्टूडेंट है उनको नहीं पता है, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ये राजस्थान का मैप हो गया। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से अगर बात करें मेवाड़ की, तो चित्तौड़गढ़ क्षेत्र आता है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद। ये जो क्षेत्र है, क्या इनके आसपास का थोड़ा क्षेत्र है, वो मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है। मेवाड़ में सबसे पहले यानी गुहिल वंश ने राज किया था। इसका प्रमाण हमें कहां पर मिलता है? गुहिल वंश के बारे में कर्नल जेम्स टोड बताते हैं कि ये वल्लभी वल्लभी पड़ता है गुजरात में। गुजरात के शासक शिलादित्य का पुत्र थे। ठीक है, वल्लभी कहां पर है? गुजरात में। ये कथन किसका भाई? कर्नल टोड का। कर्नल टोड को राजस्थान के इतिहास के पिता कहा जाता है। तो टोड हर जगह, हर इतिहास में हर कोई टॉपिक है उसमें अंगुली डालता है। ठीक है, तो टोड क्या कहता है कि गुहिल वंश है गुजरात के वल्लभी के शासक शिलादित्य का पुत्र था भाई। ये मेवाड़ हो गया और ये इस साइड में पड़ता है गुजरात। ठीक है, कहते हैं कि शिलादित्य की पत्नी मेवाड़ क्षेत्र में अंबा माता के लिए तीर्थ यात्रा पर आई हुई थी। कहां पर है? मेवाड़ क्षेत्र में तीर्थ यात्रा के लिए आई हुई थी। शिलादित्य की पत्नी, उसका नाम था पुष्पावती। अब पुष्पावती मेवाड़ में तीर्थ यात्रा के लिए आई हुई थी। उसी समय वल्लभी गुजरात पर वल्लभी गुजरात पर अरब आक्रमणकारी है, वो आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, इस बात का पता चलता है पुष्पावती को। तो पुष्पावती वहां से रवाना होती है। तो बीच रास्ते में एक ब्राह्मण मिलता है, उसका नाम है विजयादित्य। ब्राह्मण मिलता है तो पूछते हैं कि माता जी अब किधर प्रस्थान? तो कहती है कि वल्लभी गुजरात वापस जा रहे हैं, वहां पर आक्रमण हो गया है। तो ये ब्राह्मण है विजयादित्य के सूचना देता है कि वल्लभी में जो शासक थे शिलादित्य और उसके सैनिक और महिलाएं थी, वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं सभी। तो आपका जाना उचित नहीं है। तो रानी ने सोचा कि हम जाएंगे और वहां पर खुद भी सती हो जाएंगे। तो उसमें क्या कहते हैं, पुष्पावती गर्भवती थी भी। तो अपने हिंदू धर्म में लगभग ये मान के चलिए कि बच्चे को जन्म देने के बाद ही आप सती हो सकते हो, उससे पहले नहीं।
तो रानी ने विचार किया कि अब क्या किया जाए। तो विजयादित्य नामक ब्राह्मण ने उसको मेवाड़ में शरण दी, और मेवाड़ में शरण दी उसके बाद कुछ दिनों बाद एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम क्या रखा गया? गुहिल। गुहिल नाम रखा गया। क्यों रखा गया? कई बार पूछा जाता है कि मेवाड़ के किस शासक का जन्म गुफा में हुआ। तो गुफा में जन्म होने के कारण, या फिर कई बार अपन इतिहास में यह भी पढ़ते हैं कि पुष्पावती अपने बच्चे गुहिल को किसको सुपुर्द कर देती है? उस ब्राह्मण को सुपुर्द कर देती है, जो उसकी रक्षा करता है और वो गुफा में रखता है। इसी कारण उसका नाम क्या पड़ता है भाई? गुहिल। गुफा में रहने के कारण नाम क्या पड़ता है? गुहिल। अब आइए आगे बात करते हैं गुहिल वंश के बारे में। अब कई विद्वाना मत है भाई, विद्वानों के मत। देखो, डॉक्टर भंडारकर, इसके अलावा गोपीनाथ शर्मा, ये तो वाजिब सी बात है, ब्राह्मण है। तो गुहिल को किसका वंशज मानते हैं? ब्राह्मणों का वंशज मानते हैं भाई, ब्राह्मणों का वंशज। इसके अलावा इस बात का विरोध कौन करता है भाई? डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, पूर्ण रूप से विरोध करता है और कहता है कि ये गुहिल वंश है वो सूर्यवंशी है भाई। ये बात कौन कहता है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है इनके बारे में? कि ये वल्लभी के शासक शिलादित्य उसकी संतान है। आई बात समझ में? अब देखो मेन पॉइंट, गुहिल वंश की स्थापना, ठीक है, कहां पर हुई है? मेवाड़ में। कब हुई मानी जाती है? 566 ईस्वी में। किसने की? अभी गुहिलादित्य ने। गुहिलादित्य ने। यह प्रमाण हमें कहां पर मिलता है कि गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में गुहिलादित्य ने की? यह प्रमाण में मिलता है, एक अभिलेख मिलता है मेवाड़ उदयपुर में, सामोली का अभिलेख। उस अभिलेख में हमें पता चलता है कि गुहिल वंश की स्थापना गुहिलादित्य ने 566 ईस्वी में की। इसी के बाद उसी अभिलेख के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। अब देखिए भाई, गुहिल वंश के संस्थापक कौन है? संस्थापक गुहिलादित्य, या फिर इसे गुहिल भी बोलते हैं। गुहिल वंश की स्थापना कब हुई है? 566 ईस्वी में। 566 ईस्वी में। यह प्रमाण हमें कहां पर मिलता है? सामोली अभिलेख। सामोली अभिलेख। आगे हम सामोली अभिलेख के बारे में बात करेंगे। ठीक, अभी गुहिल वंश के बारे में
कर्नल टोड का क्या कथन है भाई? ये कहते हैं कि वल्लभी के शासक, वल्लभी गुजरात, गुजरात के शासक शिलादित्य के पुत्र थे भाई, शिलादित्य के पुत्र माने जाते हैं। इसके अलावा भुइल की माता का नाम पुष्पावती, माता कौन है भाई? पुष्पावती। देखिए डॉक्टर भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा गुहिल वंश को ब्राह्मण वंश से संबंधित मानते हैं कि गुहिलों की उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से हुई है, ब्राह्मणों से उत्पत्ति। गौरी शंकर हीराचंद ओझा इस बात का पूरा विरोध करता है और कहता है कि गुहिलों की उत्पत्ति सूर्यवंशी है, ये सूर्य से हुई है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा किसे मानते भाई? ये गुहिल की सूर्यवंशी है। इसके अलावा अबुल फजल, अबुल फजल क्या कहता है भाई? अबुल फजल कहता है कि ये ईरान के शासक था, ईरान का शासक था नौशेरवा खां, उसके वंशज है भाई, नौशेरवा खान। बाकी मेन चीज ये ध्यान में रख लेना, कर्नल टोड गुहिलों की उत्पत्ति किससे मानता है? शिलादित्य कहां का शासक है? गुजरात वल्लभी का, ठीक है। इनके अलावा डॉक्टर भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं भाई गुहिल ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई है गुहिलों की, क्योंकि तो खुद ही ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों में बताऊंगा भाई। ये बात को विरोध कौन करे भाई? गौरी शंकर है, हीराचंद ओझा, ठीक है। गुहिल वंश की स्थापना कब हुई है? 566 ईस्वी में। अब आगे हम बात करेंगे, मेवाड़ का एक महान शासक हुआ है बप्पा रावल। अब कुछ इतिहासकारों के अनुसार बप्पा रावल के पिताजी थे नागादित्य। ये बातें मैं मौखिक रूप से बता रहा हूं, नहीं तो एग्जाम में आने वाली है, बाकी नॉलेज के लिए। नागादित्य इनके पिताजी थे, ठीक है। उनकी मृत्यु होने के बाद नागादित्य की पत्नी गर्भवती थी, तो मेवाड़ में आई और मेवाड़ में बप्पा रावल का जन्म हुआ और उन्होंने अपने गुरु हरित ऋषि, किसको बनाया है? गुरु हरित ऋषि बनाया। उसकी गाय वगैरह चराते थे, उनकी सेवा करते थे। और हरित ऋषि है वो मेवाड़ में महादेव जी के भगत थे, ठीक है। अब जैसे ही हरित ऋषि का अंतिम समय आता है तो हरित ऋषि वहां पर एक देवी है मेवाड़ में, राठासन देवी, उनसे मिन्नत मांगते हैं कि कहते हैं कि हमारा चेला है बप्पा रावल, उसको थोड़ा बहुत क्षेत्र दिया जाए तो मेरे जाने के बाद क्या है उसकी रोजी रोटी चलती रहे। अब माता जी कहती है कि भाई इतना सिस्टम हमारे पास तो नहीं है। तो हरित ऋषि महाराज जी कहते हैं तो प्रभु आप बताइए हम क्या करें इसके लिए, इसने हमारी जीवन भर सेवा की है और गाय वगैरह चराई है। तो राठासन माता जी कहती है कि मैं आपको रास्ता बता देती हूँ, उस रास्ते पर अगर आप जाओगे तो आपका कार्य हो सकता है। जी माता जी बताइए आप। तो माता जी बताती है कि आप महादेव जी के पास जाइए। तो हरित ऋषि जी पहले से ही महादेव जी के भगत हैं, अच्छे भगत माने जाते हैं। और भोलेनाथ जी किसी की कृपा है, वो टालते नहीं है, सभी पर कृपा बनाए रखते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ठीक है। उसके बाद हरित ऋषि जी महादेव जी के पास जाते हैं और एक एप्लीकेशन लगाते हैं, लो जी महाराज अपना एक चेला है बप्पा रावल, अपनी खूब सेवा की है, अपना जाने का समय आ गया है,
और इसको थोड़ा मेवाड़ का राज्य वगैरह सुपुर्द किया जाए और आप आशीर्वाद दीजिए। तो कहते हैं कि आरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल है वो मेवाड़ का शासक बना था और कुछ समय शासक रहने के बाद उसने 734 ईस्वी में मौर्य वंश के शासक मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता था। अब कई बार क्या होता है कि जीता किसको है, चित्तौड़गढ़ को, तो ध्यान में रख लेना चित्तौड़ जीता है, लेकिन राजधानी किसको बनाया है, बप्पा रावल ने नागदा को। तो क्वेश्चन आ जाए कि मेवाड़ की प्रथम राजधानी नागदा है, किसने बनाया भाई, बप्पा रावल ने। ठीक है, आइए अब बात करते हैं बप्पा रावल के बारे में। अब देखिए गुहिलादित्य में एक दो बातें हो रहेगी, वो बता देता हूं आपको। वैसे सामोली विलेख आपको बता ही दिया है। सामोली अभिलेख के अनुसार बप्पा रावल है वो मेवाड़ के 5वें शासक माने जाते हैं। मेन बात ध्यान में ये रखना है कि सामोली अभिलेख कब मिला है, 746 ईस्वी में। कहां पर मिला, उदयपुर में। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करेंगे बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल है वो मेवाड़ का महान शासक माना जाता है। बप्पा रावल मेवाड़ का सबसे बड़ा शासक माना जाता है। ठीक है, इसके बारे में हमने कॉमन बातें वगैरह कर ली। इसका मूल नाम क्या है भाई, मूल नाम कालभोज। और बप्पा रावल क्या है, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा क्या है, इसकी भाई उपाधि है, मूल नाम है कालभोज। बप्पा क्या मानते हैं, इसकी उपाधि मानते हैं। कौन मानता है भाई, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। बप्पा रावल ने राजधानी किसे बनाया भाई, राजधानी बनाया नागदा, जो वर्तमान समय में कहां पर पड़ती है, उदयपुर में। ये बातें मैंने पहले ही बता दी है आपको। अब देखिए भी बप्पा रावल की उपाधियां, 3 उपाधि हैं। नंबर 1 राजगुरु, चकवे और इंदुआ सूरज। इंदुआ सूरज, ठीक है। राजगुरु सभी शासकों पर शासन करने वाला राजा, ठीक है। इसी कारण चकवे, चकवे उपाधि क्यों मिली, यानी चारों दिशाओं पर शासन करने के कारण, चारों दिशाओं पर शासन करने के कारण इसको उपाधि कौन सी मिली है, चकवे। इंदुआ सूरज, मेवाड़ के राजा अपने आप को इंदुआ सूरज मानते थे। अब पहले मैंने मौखिक रूप में आपको कई बातें बताई हैं। बप्पा रावल किसके आशीर्वाद से मेवाड़ के राजा बने, आरित ऋषि के आशीर्वाद से, आरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल है वो
मेवाड़ के शासक बने भाई, मेवाड़ के शासक बने। बप्पा राव ने हरित ऋषि की गाय चराता था, सेवा करता था। अपने अंतिम समय में हरित ऋषि ने महादेव जी से प्रार्थना कर इसको मेवाड़ का शासक बनाया। इसीलिए बप्पा राव ने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था उदयपुर में। एकलिंग जी मंदिर। महादेव जी कौन से पर्वत पर रहते हैं? कैलाश पर्वत पर। तो वहां जो क्षेत्र है वर्तमान में उसका नाम क्या है? कैलाशपुरी, नागदा, उदयपुर में। अब मेवाड़ के राजा क्या है? एकलिंग जी महादेव जी को अपने आप का राजा मानते हैं और एकलिंग जी का दीवान मानते हैं खुद को। मेवाड़ के महाराजा, मेवाड़ के राजा अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं, एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। दीवान क्या होता है भाई? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। कि हमारा राजा तो है वो एकलिंग जी है, लेकिन हम तो उसके प्रधानमंत्री हैं। आज तक जो 1947 तक परंपरा चली थी वो यही चल रही है कि मेवाड़ के राजा किसको अपना दीवान मानते हैं? एकलिंग जी को। इसके अलावा देखो भाई, बप्पा रावल के समय गजनी का शासक था सलीम। उसने क्या है? मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। किसने? सलीम ने। तो जैसे ही आक्रमण किया, इस बात का पता चला किसको? बप्पा रावल जी को। तो उसने तुरंत सेना भेजी और सलीम की सेना को खदेड़ दिया। सलीम ने सोचा भाई यहां तो पार नहीं गलेगी, तो गलत नंबर लग गया भाई, गलत जगह आ गया। ये तो दीवान की ना है भाई, एकलिंग जी का। इसीलिए तो कहा जाता है महाराणा प्रताप के बारे में, मायड़ थारो वो पूत कठे, एक लिंग दीवान कठे, हल्दी घाटी में समर लड़ो वो महाराणा प्रताप कठे। एक लिंग जी दीवान कठे, यानी एक लिंग जी का दीवान किसे कहा गया है? महाराणा प्रताप को। मायड़ थारो वो पूत कठे, एक लिंग दीवान कठे, हल्दी घाटी में समर लड़ो वो महाराणा प्रताप कठे। बहुत महान पुरुष हुए, बहुत अच्छे महान पुरुष हुए। गजनी का शासक कौन है भाई? सलीम। ये जैसे ही मेवाड़ पर आक्रमण करता है तो उसे खदेड़ देता है, और ये सलीम अपनी सेना वापस लेकर कहां चला जाता है? गजनी चला जाता है। लेकिन बापा रावल जी को इससे संतुष्टि नहीं मिली। उसकी आने की हिम्मत कैसे होगी मेवाड़ पर? उसने उस सेना का पीछा किया और वहां पर जाकर गजनी को जीता है, और गजनी का शासक अपने भांजे को नियुक्त किया है। गजनी का शासक है वो बप्पा रावल ने अपने भांजे को नियुक्त किया है। सलीम को हराया और गजनी का शासक अपने भांजे को नियुक्त किया है। तो थे बताओ भाई, बड़ो शासक है कौन मेवाड़ दो है? लोग आक्रमण करे वो पीछे छुटावे के ठीक है, भाग्य वापस ठीक है, रांद कटी। लेकिन इसने क्या किया कि आने हिम्मत की हुई, वापस पीछे गए हुए और जाके उसके क्षेत्र को जीता है। जीतने के बाद वहां का शासक अपने भांजे को नियुक्त करते हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े महान शासक हुए हैं।
इसके अलावा देखो भाई, बप्पा राहुल ने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए। सोने के सिक्के चलवाए थे 115 ग्राम, ग्राम नहीं सॉरी ग्रेन, उसमें तौल की प्रणाली थी ग्रेन। और सर्वप्रथम अगर आप बात करा मेवाड़ में चांदी का सिक्का कर चलवाया, तो चांदी का सिक्का है गोहिल चलवाया। और सोने के सिक्के किसने चलवाए हैं? बप्पा राहुल ने। कितने ग्रेन का है? 115 ग्रेन का। एक इतिहासकार है सीबी वेद। सीबी वेद ये बप्पा राहुल को एक उपाधि देता है चार्ल्स मार्टेल की। ये उपाधि क्यों दी जाती है? क्योंकि ये जो शासक है चार्ल्स मार्टेल, ये फ्रांस का शासक था। इसने फ्रांस में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारियों को हराया था। तो भारत में मेवाड़ में सर्वप्रथम किसने हराया है? बप्पा राहुल ने। इसी कारण इतिहासकार सीबी वेद इसको क्या उपाधि देता है भाई? चार्ल्स मार्टेल की उपाधि देता है। बप्पा राहुल कंप्लीट है। अगर आप नोट्स बनाते हो तो राजस्थान की हिस्ट्री बहुत ही शानदार कराऊंगा आपको, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। बप्पा रावल के बाद चलो एक चीज शायद रह गई इसमें, बप्पा राहुल ने 734 ईस्वी में मानमोरी को हराकर चित्तौड़ जीता। पहले क्या है, कोचिंग में पढ़ाते थे तो पल्ला बच्चा कहता भाई रट गया हवे, रट गई आना पड़े भी, रटना भी आसान को नहीं, ठीक है। ये बातें पहले रह गई थी, वो मैंने मौखिक रूप से आपको शुरुआत में बता दी थी। कई बातें होती हैं जो मौखिक में बता देते हैं, भूल जाते हैं, कोई बात नहीं है, लिख लेना। इसके बाद में हम बात करेंगे अल्लट की। अल्लट का मूल नाम क्या है भाई? आलू रावल कहते हैं इसे, आलू रावल किसे कहा जाता है? अल्लट को। अल्लट ने मेवाड़ में सर्वप्रथम प्रशासनिक व्यवस्था यानी नौकरशाही का गठन किया है। कि मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किसने किया? अल्लट ने। इसके अलावा मेवाड़ की प्रथम राजधानी नागदा किसने बनाया? बप्पा राहुल ने। मेवाड़ की दूसरी राजधानी आहड़ जो वर्तमान में उदयपुर में, किसने बनाया उसे? अल्लट ने बनाया। मेवाड़ की दूसरी राजधानी आहड़ को अल्लट ने बनाया है। इनके अलावा देखो भाई, इन समय में अल्लट के टाइम में मेवाड़ में आते हैं उन शासक, और उनके साथ एक सुंदर सी कन्या राजकुमारी होती है, उसका नाम है अरिया देवी। ये इनको पसंद आ जाती है और अल्लट जी डोरा डाले लाग जाए भाई, ठीक है। डोरा डाल कर अपने प्रयास में सफल होने के बाद उन शासक राजकुमारी अरिया देवी से ये शादी करते हैं, जो प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह या विदेशी विवाह माना जाता है। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किसने किया है? अल्लट ने। नौकरशाही का गठन। और मेवाड़ की दूसरी राजधानी, मेवाड़ की दूसरी राजधानी किसे बनाया भाई?
आहड़ वर्तमान में कहां पर है? उदयपुर में। ध्यान में रखना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेवाड़ की प्रथम राजधानी नागदा किसने बनाया? बप्पा रावल ने। दूसरी राजधानी आहड़ को किसने बनाया है? अल्लट ने। हूण राजकुमारी अरिया देवी से विवाह किया। इसे प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह या विदेशी विवाह माना जाता है। इनके अलावा देखो भाई, अल्लट ने उदयपुर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। वराह मंदिर। इनके अलावा वराह मंदिर कहां पर है अभी जो फेमस है? पुष्कर अजमेर में, जिसका निर्माण किसने करवाया? अरुणोराज ने करवाया है। और जो वराह मंदिर उदयपुर में, इसका निर्माण किसने करवाया है? अल्लट ने। ये जानकारी हमें कहां पर मिलती है? आठपुर अभिलेख। आठपुर अभिलेख 977 ईस्वी में। इस अभिलेख में हमें ये जानकारी मिलती है। आठपुर अभिलेख है और दूसरा है सारणेश्वर। सारणेश्वर अभिलेख। ये कब का है अभी? 953 ईस्वी का। इसमें अल्लट के बारे में जानकारी मिलती है। 2-4 बातें याद कर लियो। आहड़ को राजधानी मिला है। पहली बार नौकरशाही को गठन करियो है। हूण राजकुमारी रिया देवी विवाह करियो है। वराह मंदिर किसने बनवाया भाई? अल्लट ने। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट अगले शासक की। अल्लट के बाद में देखिए शासक बनता है भाई शक्ति कुमार। कौन बनता है? शक्ति कुमार। इतिहास में इसका कोई योगदान नहीं है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई इसके प्रश्न अभी तक नहीं तो आए न आगे आएंगे। शक्ति कुमार से परमार है। परमार शासक मुंज है, वो मेवाड़ छीन लेता है। कौन है? मुंज। मुंज के बाद परमार शासक भोज बनता है भी, जिसने एकमात्र बात है इसकी त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? परमार शासक भोज ने। इसके बाद में भोज के बाद शासक बनता है मेवाड़ का। वापस भोज से मेवाड़ का शासक वो छीन लेता है और शासक बनता है रण सिंह या करण सिंह। रण सिंह है या फिर करण सिंह इसका दूसरा नाम है। इसके 2 पुत्र होते हैं भाई, सेम सिंह और राहप। ये मेवाड़ में 2 शाखाएं उत्पन्न करते हैं भाई। ठीक है, भुइल वंश के बाद 2 शाखाएं उत्पन्न होती हैं। रण सिंह के पुत्र सेम सिंह जो रावल शाखा का शासक बनता है और राहप है वो राणा शाखा का।
अब ये जो बातें बता रहा हूँ कॉमन बातें नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, इसके बारे में पर्सन नहीं आएंगे। ये जो ऊपर लाइन बताई है ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। यूट्यूब वाले तो लगभग जेतर सिंह पढ़ा देते थे, लेकिन नॉलेज के लिए जरूरी है। अब देखिए रावल क्या होता है और राणा क्या होता है, ठीक है। रावल होता है जैसे कोई शासक है, वो किसी क्षेत्र में शासन कर रहा है, जैसे यहाँ पर रण सिंह है शासन कर रहा है, तो उसका बड़ा बेटा है सेम सिंह। अगर बड़ा बेटा है वो क्या बनेगा भाई, रावल बनेगा, और उससे छोटा बेटा है या फिर और मुख्य सरदार है वो क्या कहलाएंगे, राणा। तो बड़ा बेटा क्या कहलाएगा, रावल, और छोटा बेटा या अन्य शासक राणा कहलाएंगे। तो राहत ने सिसोदिया ग्राम में राणा सांका की नींव डाली, जो वर्तमान में उदयपुर में है। कोई खास बात को नहीं दी। आगे चले, अब बात करते हैं जयतर सिंह के बारे में। इसका शासनकाल है 1213-53, याद होवे तो ठीक है, नहीं समय बहुत ही कम पूछे। ये पूछ सकते हैं जयतर सिंह कहाँ का शासक था, मेवाड़ का। इसके समय में प्रसिद्ध युद्ध भूताला का युद्ध, भूताला का युद्ध, ये कहां पर अभी उदयपुर में है, भूताला उदयपुर में है। 1227 में होता है, 1227 में होता है। किस किस के बीच होता है, दिल्ली का शासक इल्तुमिश, जो दिल्ली पर है शासन कर रहा है, और जयतर सिंह के बीच में हुआ कब है युद्ध, 1227 में। कई बार एग्जाम में आ चुका है, आरएएस प्री में आ चुका है पिछले 2023 वाली में, ठीक है। इन अलावा रीट परी का जो पेपर है देख लेना आप, ये क्वेश्चन आ चुका है, भूताला का युद्ध कब हुआ। आजकल वो जमाना चला गया कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, सभी जानते हैं। इस टाइप के युद्ध हैं, थोड़े ध्यान में रख लेना। भूताला का युद्ध कब हुआ, 1227 में। किस किस के बीच हुआ, दिल्ली के शासक इल्तुमिश और जयतर सिंह के बीच में हुआ, ठीक है। इस युद्ध में जीत किसकी होती है, जयतर सिंह विजयी हुआ भाई, जयतर सिंह विजयी हुआ। और इस हार से निराश होकर, यानी दिल्ली को शासक है इल्तुमिश, मेवाड़ में आगे हार गयो तो बेइज्जती तो होनी है, दिल्ली में जाके मुंह दिखाओगे। तो वो जाते जाते टाइम देखो एक रहे नागदा से होकर गुजर रहा है। युद्ध कहां पर हुआ है, चित्तौड़ के आसपास। नागदा से होकर गुजर रहा है तो नागदा को लूट लेता है। इल्तुमिश ने नागदा को लूटा। अभी तक मैं बता चुका हूं, मेवाड़ की प्रथम राजधानी नागदा किसने बनाई है, बप्पा रावल ने। दूसरी राजधानी आहड़ किसने बनाई है, अल्लट ने। अब तक दूसरी राजधानी नागदा ही है, लेकिन इल्तुमिश के लूटने के बाद जयतर सिंह है वो मेवाड़ की तीसरी राजधानी चित्तौड़गढ़ को बनाता है। जयतर सिंह ने चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ की तीसरी राजधानी बनाया। प्रश्न किस टाइप से पूछा जाता है कि मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ को राजधानी किसने बनाया, जयतर सिंह ने। या इस टाइप से पूछा जाएगा कि जयतर सिंह ने मेवाड़ में किसे राजधानी बनाया, चित्तौड़गढ़ को, क्योंकि चित्तौड़ ऊंचाई के एरिया पर स्थित दुर्ग है, ठीक है। वहां पर संसाधन भी खूब थे और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। वहां पर ये मान के चलो आप
40,000 लोग एक साथ रह सकते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट चित्तौड़गढ़ दुर्ग, दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग। इस युद्ध की जानकारी इतिहास में हमें कहां पर मिलती है? बता उसको। इस युद्ध की जानकारी इतिहास में हमें मिलती है अमीर मद मर्दन, जिसके लेखक हैं जय सिंह सूरी। जय सिंह जय सिंह सूरी। इसमें अमीर जो शब्द है ना, वो इल्तुमिश के लिए उपयोग में हुआ है। अमीर किसे कहा गया है? इल्तुमिश को। मद यानी घमंड, मर्दन यानी तोड़ना, यानी इल्तुमिश का घमंड तोड़ना। के लेखक कौन है? जय सिंह सूरी। ध्यान में रख लेना, ये भी कई बार आ चुका है कि अमीर मद मर्दन के लेखक कौन है? जय सिंह सूरी। किसकी जानकारी मिलती है हमें? जैतर सिंह की। और अपने एक इतिहासकार हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा है, वो जैतर सिंह को कहते हैं कि मध्यकालीन मेवाड़ का, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल है। किसके समय को माना जाता है? जैतर सिंह के समय को माना जाता है। किसने कहा है भाई? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। किसके काल को? जैतर सिंह के काल को। आगे हम बात करेंगे तेज सिंह। इसके बाद में जैतर सिंह के बाद में शासक कौन बनता है भाई? तेज सिंह। कार्यकाल कब से कब है? 1253 और 73 तक। इसके कार्यकाल की एक ही मुख्य विशेषता है, इसके काल में मेवाड़ में सरावत प्रतिक्रमण चूर्णी नामक एक ग्रंथ मिला है। कौन सा? सरावत प्रतिक्रमण चूर्णी नामक ग्रंथ मिला है, जो 1260 ईस्वी का है, और जिसको चित्रित किसने किया है? कमल चंद्र ने। कहां पर किया है? आहड़ में किया है। ये खास बात है इसके कार्यकाल की। सरावत प्रतिक्रमण चूर्णी नामक ग्रंथ मिला। ठीक है। इसको कब मिला? ये अभी ग्रंथ है, अभी बताए 1260 ईस्वी में। 1260 ईस्वी में इसको कमल चंद्र ने आहड़ में चित्रित किया है। इसके अलावा एक बात और मिलती है इसकी में कि तेज सिंह के काल में दिल्ली का शासक है गयासुद्दीन बलबन, जो मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है, और उसको असफल कौन कर देता है? तेज सिंह। कोई विशेष बात नहीं। बाकी अगर नोट्स बनाओ तो लिख लियो।
इसके काल में गयासुद्दीन बलबन मेवाड़ पर आक्रमण करता है, मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है भाई। और कोई खास बात को नहीं है भाई। तेज सिंह की देखो उपाधि भी एक तो है परम बटारक, परमेश्वर और महाराजा धीराज। आगे बाद में देखो मेवाड़ के शासक बनाए जाते हैं समर सिंह, जिसका कार्यकाल है 1273 से लेकर 1302 ईस्वी तक। कब से कब तक है? 1273 1302 ईस्वी तक। इसके काल में ठीक ठाक बात है। इसके दो पुत्र होते हैं भाई, एक तो है रतन सिंह, और दूसरा पुत्र है भाई कुंभकर्ण। इसने कोई मेवाड़ पर विशेष शासन तो नहीं किया, लेकिन चुनौती दे गया किसे? अलाउद्दीन खिलजी। इसके कार्यकाल में यानी 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी गुजरात आता है, गुजरात पर आक्रमण करता है, मालवा आता है। उस समय रास्ता कहां से होकर गुजरता है? देखिए, ये मेवाड़ हो गया, ये दिल्ली होगी, ये गुजरात और ये मालवा क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी यहां से होकर गुजरेगा, गुजरा जाएगा तो भाई टोल टैक्स देना पड़ेगा। उसने कहते हैं कि उस समय दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी था, उससे कर लिया था। और उसके बाद में रतन सिंह के कार्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। उसका एक कारण यह भी माना जाता है कि समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से कर लिया था, उसी कारण वो युद्ध हुआ था। अब देखो आगे कोई खास बात को नहीं। रतन सिंह है 1302 में 1302 में मेवाड़ का शासक कौन बनता है? मेवाड़ का शासक रतन सिंह को बनाया जाता है। इसी के समय, किसके समय? रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी है वो चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है और राजस्थान का दूसरा शाखा होता है। कई कारण है इसके भी। साम्राज्यवादी नीति अलाउद्दीन खिलजी की ये मानते हैं कि साम्राज्य की नीति थी कि अपना क्षेत्र खूब हो, ठीक है, राज का। और इसके अलावा आर्थिक रूप में मजबूत बनने लिए भी चित्तौड़ पर बताऊं भी आक्रमण करियो। इनके अलावा एक कारण और है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, शानदार पद्मिनी। यानी पद्मिनी के प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और उनमें से एक कारण यह है कि समर सिंह ने 1299 में गुजरात जाते समय अलाउद्दीन खिलजी से कर प्राप्त किया था, इसलिए उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरी वेरी शानदार पद्मिनी की कहानी। इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। बहुत ही अच्छी स्टोरी है पद्मिनी के बारे में। और अलाउद्दीन खिलजी, राणा रतन सिंह, इसके अलावा देखो दूसरा पुत्र है समर सिंह को। अंग की विशेषता है, अंग खास बात आई है नेपाल में गुहिल वंश की नींव डाली। गुहिल वंश की नींव डाली किसने? कुंभकर्ण।
ठीक है, तो क्लास किया लगी बताओ। यूं पहला देखो एक फोटो दिखा दूं था ना। ये देखिए भाई, ये अपने बप्पा रावल, बप्पा रावल हरित ऋषि जैसे ही सौरभ पधार गए, वो यहाँ पर घूम रहे हैं और ये इनसे राज्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए गाय वगैरह दिखाई दे रही, हरित ऋषि की गायें चराता था। और ये माता कौन सी है? राठासन माता, राठासन माता। इसका वर्तमान में मंदिर है भीलवाड़ा जिले में है। इसके अलावा महादेव जी, एक लिंग जी, एक है लिंग जी, ठीक है। मेवाड़ के राजा एकलिंग जी को अपने आप को दीवान मानते। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।